हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। तो विनायक लर्निंग क्लासेस से मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिल्कुल ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर। ये अपना जो चल रहा है यूनिट नंबर 1 चल रहा है और इसमें अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कुछ टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, एक्सियल एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जिसमें अपन ने डेरिवेशन परफॉर्म किया था। बहुत ही इजी था, ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी उसके अंदर। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि उसमें डेरिवेशन जो डिराइव करा था पोटेंशियल के लिए डिराइव करा था। इसके पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ चुके हैं। वो चीज सेम की सेम चीज अपन किसके लिए पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब पढ़ा था अपन ने तो वहां पे फॉर्मूला लगाया था और यहाँ पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट आया था। तो आगे अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में, आज के सेशन का जो टॉपिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका बहुत बार 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आज जो पहला टॉपिक है वो आपके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज, नहीं सॉरी प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ा चुका हूं, मगर आज का जो टॉपिक है वो आपका है कि यहाँ पे अपन को पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ना है, मगर कौन कौन से किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि विच फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए आप और नोट करते जाइए अपनी कॉपी के अंदर। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो टॉपिक लिखते हैं अपन, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। फैक्टर्स दिख रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। 4 फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं देयर आर 4 factors which affect the potential of charged conductor, the potential of charged conductor. They are, ठीक है। 4 फैक्टर हैं अपने, 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। चार्ज होना जरूरी, तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कब अफेक्ट होगा, जब उसके अंदर चार्ज होगा। तो कौन कौन से फैक्टर है, अपन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो अपन ने पढ़ा था, V = 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो यहीं से आपको बहुत सारे फैक्टर पता चल जाएंगे। देखिए पहला फैक्टर तो क्या है, चार्ज खुद देखो डायरेक्टली पोर्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज अगर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। दूसरा, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स आप एरिया अगर यहाँ पे अगर बढ़ता है तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आ रही है। तो एरिया अगर आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एरिया अगर कम कर दोगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्सली इसलिए। उसके बाद एक अगर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे अगर के इंट्रोड्यूस कर दूं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में आ गया तो वो भी पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर बीच में आता है तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम इलेक्ट्रिक मीडियम भी क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, पोटेंशियल को। तो 3 चीजें तो ये आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। एक और चीज, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अगर कोई एक चार्ज कंडक्टर उसके पास में अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दे तो भी आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगा कि अपने पोटेंशियल को क्या करेगा कि इधर से उधर क्या करेगा, ट्रांसफर करना चालू कर देगा, हाई से लो की तरफ, या डिपेंड करता है किस चार्ज के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन लिख लेते हैं कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। वो मैंने आपको बोल के समझा दिया, अब लिख के समझते हैं ना, बिल्कुल ध्यान दीजिए और नोट भी करते जाइए, ठीक है। पहला, ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज,
ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज इंक्रीज करेंगे तो आपके पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आप लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज in conductor comma the potential increases। ठीक है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसमें आप बता सकते हो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि V इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 Q/R होता है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है ना आपके V प्रोपोर्शनल है किसके, Q के। इसलिए क्या हो रहा है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के। दैट मीन्स इफ द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस देन द पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, इफ द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस देन द पोटेंशियल डिक्रीजेस। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी, दूसरी अगर कम हो गई तो पहले भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। आगे बात करते हैं अपन सेकंड अपन बात करते हैं कि एरिया ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया, ठीक है, तो कंडक्टर का एरिया अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि आर इसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही एक कारण है इसका। तो आप लिख लीजिए ऑन डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है, यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज नीचे से लिख दीजिए V प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, जो भी रेडियस ऑफ कंडक्टर अगर आपका अगर जितना कम होगा तो पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। आप इस तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं V प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपकी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है आपका ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ठीक है, ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर के पास में, अगर चार्ज कंडक्टर के पास में कोई अनचार्ज कंडक्टर अगर आप लेके आते हो तो वहां पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होना चालू हो जाएंगे अनचार्ज के अंदर। तो डेफिनेटली चार्ज डिक्रीज होंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट वाले से रिलेट करता है ये डायरेक्टली। तो आप लिख देंगे इसके अंदर इफ एन uncharged conductor is placed near a charged conductor its potential decreases। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। फोर्थ समझिए, फोर्थ में जो भी मीडियम सराउंडिंग अगर बीच में कोई सा एयर या वैक्यूम छोड़ के तो वहां पे अफेक्ट करता है डेफिनेटली। तो आप लिखेंगे ऑन द मीडियम सराउंडिंग
सराउंडिंग द कंडक्टर, ठीक है, सराउंडिंग द कंडक्टर, ठीक है, ऑन द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे लिख दीजिए इसमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ insulating medium near the conductor, comma, the potential decreases, ठीक है। कैसे कि आप समझाते तो हम पूरा क्लियर आपको। जैसे कि सोच लीजिए कि आपके पास शुरू में जो पोटेंशियल था कंडक्टर का वो ये था, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये था। बाद में आपने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहां पे पोटेंशियल आपका ये हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0, एप्सिलॉन के साथ में K और आ जाएगा, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो रहता है उसमें K की वैल्यू 1 होती है एयर वैक्यूम के लिए, बाकी दूसरों के लिए K और उनकी सर्टेन वैल्यू होती है, वाटर के लिए 80 समथिंग होती है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसके अंदर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, V1 का ज्यादा होगा, किससे, V2 से। कैसे ज्यादा होगा, देखो 1/K टाइम्स हो रहा है ना, ये तो इतना कम और हो जाएगा जितना भी K की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे अगर किसी भी प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम अगर आता है, बीच में कोई भी मीडियम अगर आता है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टर का डिक्रीज हो जाएगा। ये अपने 4 फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कई बार 2 मार्क के अंदर, आंसर इन 1 वर्ड के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछा गया है। ध्यान दीजिए, आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, जिसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, फिलअप में भी काम आता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रब कर देता हूँ पूरे को। अगला जो टॉपिक है आपका, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या नाम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसमें कहीं पे भी जाओ तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल। उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से इसके बाद क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होगा जहां पे उसका पोटेंशियल सभी जगह क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया अपन ने, इक्विपोटेंशियल सरफेस रख दिया। ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बात। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेस, the equipotential surface is the locus of all those points at which equipotential surface is the locus of all those points at which the potential due to charge distribution is same, ठीक है। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, जो पोटेंशियल उसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे ही सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट्स आप कहीं से भी देखोगे तो उस पर जो चार्ज रहेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और उसका पोटेंशियल कहीं पे भी जाओगे तो उसका पोटेंशियल सब जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं समझा देता हूँ। पॉजिटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, कि जैसे कि
ये अपन बना रहे थे पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ इधर बाहर की तरफ, ये प्लस क्यू के लिए है और ये माइनस क्यू के लिए है। माइनस में किधर जाते हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर ये लोकस ऑफ द पॉइंट आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, आपके ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, इसमें पोटेंशियल क्या रहता है, बिल्कुल इक्वल रहता है। ये अंदर वाला, ये आपके क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेगा, तो आप नोट कर लीजिए इसको, ये इसका डायग्राम है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में भी इसको कई बार पूछा गया है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर, बहुत बार आता है एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, 1 मार्क में भी आता है कितनी बार। तो आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क कहीं पे भी पूछ सकता है इसको, कहीं पे भी अड़ा चिपका देता है इसको धीरे से। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि उसका कहीं पे भी जाओगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहली प्रॉपर्टी तो खुद होगी। ठीक है, क्या है पहला प्रॉपर्टी, द पोटेंशियल at every point the potential at every point on the equipotential surface remains सेम। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी पॉइंट पे चले जाओगे तो वहां पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, सेम। ठीक है, आगे सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर सब जगह अगर पोटेंशियल अगर सेम है तो वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। सोच लीजिएगा उस सरफेस के ऊपर अगर पोटेंशियल कहीं पे भी जाओगे अगर 5-5 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है। तो अगर आप 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस 5-5 है तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो उसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं होता है, नो वर्क इज डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मतलब 0 वर्क होता है, एक तरीके से कोई वर्क ही डन नहीं हो रहा है वहां पे। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन द इक्विपोटेंशियल surface no work is done in bringing a charge on the इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर उस चार्ज को अगर अपन इधर से उधर अगर शिफ्ट करते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क ही डन नहीं होगा। ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर अपन चार्ज को अगर इधर से उधर करते हैं तो कोई वर्क ही डन नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब जगह पोटेंशियल सेम है। इसलिए तीसरी बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी एक दूसरे को
इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसे निकलते हैं, राइट एंगल में निकलते हैं, नॉर्मली निकलते हैं, परपेंडिकुलर निकलते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट जो आपका है वो आपका ये है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स always are always the electric lines of force are always at right angle right angle right angle right angles to the equipotential surface। ठीक है, हमेशा कैसे निकलता है, नॉर्मली निकलता है, दैट मीन्स राइट एंगल ही निकलता है हमेशा। थर्ड पॉइंट के अंदर ये मेंशन है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect each other। ठीक है, can never intersect each other। ठीक है, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सेम हो जाए अलग अलग भी हो जाए तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। नोट करते जाइए। आगे फिफ्थ पॉइंट, द सरफेस ऑफ कंडक्टर is always equipotential surface। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है हमेशा कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल, अपने जहन में बिठा लो। ठीक है, क्योंकि उस पर चार्ज हो गई होगा। सिक्स्थ आपका ये है कि डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि अगर चार्ज पोटेंशियल जगह जीरो हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द equipotential surface, comma, the intensity of electric field, कितनी हो जाएगी, ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 आपको प्रॉपर्टीज इसलिए बताई है। एक और बात ध्यान रखना कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर जाएगा तो उसमें से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आपकी ZeR जीरो हो जाएगी। तो आप इसको देख लीजिए, 6 के 6 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। सारे पॉइंट इसलिए लगाए क्योंकि कितनी बार ऑब्जेक्टिव में इन पॉइंट को अलग से पूछ लेता है कि इस द पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। और कभी भी किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करते हैं। तो आपको कितनी बार ट्रू फॉल्स में भी ये चीजें पूछ लेता है कि ये पॉइंट सही है कि ये गलत है। तो आपको ये पॉइंट अगर याद होंगे तो आप वहां डिसाइड कर लेंगे कि इट इज रॉन्ग और राइट, ट्रू और फॉल्स। तो ये यहाँ पे अपन को ये बात फोकस रखनी है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि किसी भी पॉइंट को अगर अपन एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके आ रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उसको पोटेंशियल। फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला कितनी बार पूछा गया है, या फिर एक और बार तरीके से पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसका क्या रिलेशन है, तो रिलेशन आप डायरेक्ट ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव में कई बार इस चीज को पूछा गया है, सो मेनी टाइम्स आस्क दिस क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मैच द कॉलम्स और दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट डेफिनेशन इज नॉट asking in exam, but their formula is definitely asked and unit also asked, ठीक है। तो अपन टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक जो अपना है वो अपना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैथमेटिक्स की टर्म में अगर ग्रेडियंट अगर देखोगे, मैथमेटिकल टर्म में अगर ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे स्लोप होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट मीन्स मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, एक तरीके से स्लोप बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, डेफिनेशन कहती है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द rate of change of the rate of change of potential, the rate of change of potential with distance, with distance, with distance is called potential gradient, is called पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस dV/dr, ठीक है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। उसका एक और तरीके से फॉर्मूला इससे रिलेशन करते हुए भी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका यूनिट भी ध्यान रखिए कि एक्स ऐसा यूनिट इज, यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल का यूनिट आपको पता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो वीएम पर मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए रेट मतलब डी आ गया, मतलब रेट किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जब पोटेंशियल में अगर चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। इसमें माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि माइनस साइन आपको पता है कि अगर जैसे कि मैं डायग्रामेटिक या तो समझाऊं तो इस तरीके से समझिए कि आपके पास ये एक पॉइंट बना हुआ है, ओ पॉइंट, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, अपन इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट को, कहाँ से, पहले बी पे लाए, फिर बी से इतना डिस्प्लेसमेंट अगर इसका कर रहे हैं और यहाँ से तक ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो आर डी आर इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहाँ से तक। तो अपन क्या कर रहे हैं कि फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, ठीक है। अपन फील्ड की तरफ ला रहे हैं और यहाँ पे रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट है, तो आपको पता है क्या होता है, ये बात नहीं पता है, बहुत सारी चीजें पता है जिससे आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, फॉर्मूले पे ध्यान रखिए। फॉर्मूला कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ये फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला 1 मार्क, बहुत इजी है कमाना इसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइए सारी चीजें, कॉपी जरूर, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। आप अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। नोट्स जब नोट्स करते जाइए, डाउट्स भी क्लियर करते जाइए अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। वैसे अपन इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें डब्ल्यू वर्क निकाला था, उस टाइप से रिलेट करता हुआ है। तो अगला टॉपिक जो है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ है उसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग। तो टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक अपना ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। उसको अपन कहाँ से उठा के ला रहे हैं? इनफाइनाइट से सर्टेन पॉइंट तक उठा के लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing them from कहाँ से? infinity to their present पॉइंट। ठीक है, प्रेजेंट पॉइंट या प्रेजेंट प्लेस बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन लिख दीजिए, प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, तो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हो किसी भी चार्ज के ऊपर, कहाँ से? उसको इंफिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद इसका मेन जो है सिलेबस में आपके डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए। डेफिनेशन इतना यूज टू है नहीं है। टॉपिक का नाम है नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point charge। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो इसको अपन ड्राइव करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बतानी है आपको किसकी? सिस्टम ऑफ ए 2 point चार्ज, 2 point चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो अपन डायग्राम बना रहे, डायग्राम जो डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। तो डायग्राम आपका ये है, एक चार्ज आपका ए पे रखा हुआ है, एक बी पे रखा हुआ है, एक का नाम Q1 है, एक का Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बता दीजिए, वो है R12। ठीक है, 12 क्यों लिया है? क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट पे तो अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे, मगर बी पॉइंट पे तो अपन वर्क डन निकाल लेंगे। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे अपन? इसका R12 क्या कंसिडर करा हुआ है अपने? let 2 point charges, Q1 and Q2 placed at point capital A and capital B, capital A and capital B respectively। आगे let R1 vector and R2 vector, ठीक है, R1 vector and R2 vector be their पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ये इसके क्या है? पोजीशन वेक्टर से किसके? ए और बी के क्या है? पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R1 और R2। ठीक है, तो आगे चलते हैं, रब कर रहा हूँ ऊपर का।
आगे लेट W1 एंड W2, ये अपने पास दोनों के ऊपर अलग अलग वर्क डन होगा, वो अपन W1 W2 से बता रहे हैं। बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing charges Q1 and Q2 respectively। ठीक है, दोनों पे अलग अलग वर्क डन होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम infinity to their respective position at capital A and capital B। ठीक है, therefore work done in bringing the charges in their position W इक्वल टू W1 प्लस W2, ये आपके पास उसका टोटल वर्क डन हो जाएगा। इस पे इक्वेशन 1 बना देंगे कि मतलब Q1 के कारण वर्क डन कितना हो रहा है, Q2 के कारण वर्क डन कितना हो रहा है, तो ये टोटल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अपन W1 अलग निकालेंगे, W2 अलग निकालेंगे। रब कर रहा हूँ मैं इसको, डायग्राम में थोड़ी देर से रब कर दूंगा। आगे देखिए, when first charge Q1 is brought from infinity to point A, is brought from infinity to point A कैपिटल ए। ठीक है, इन्फिनिटी से कहां तक उठा के ला रहे हैं अपन, कैपिटल ए पॉइंट तक उठा के ला रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से डायरेक्ट ए तक उठा के लाएंगे। तो ए तक ही लिया तो क्या मतलब रह जाएगा, किसी चार्ज से उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं हो रहा है ना, बी को तो क्रॉस करके आ रहा है वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर कोई वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो वर्क is done because potential at point A is 0। पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, 0 है, तो W भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ZERO 0। W1 कितना हो जाएगा, 0। ये आपके पास W1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप कहाँ से उठा के कहाँ पे लिया उसको, ए पॉइंट तक लिया, मगर ए पे तो क्या है आपका पहले से पोटेंशियल 0 है, तो फिर क्या है, वर्क भी 0 हो जाएगा। आगे देखो, सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, चार्ज Q2 की, उस पर अपन को मिल जाएगा वर्क, नोट करते जाइए। सेकंड की बात लिखेंगे अपन, when Q2 is brought
when Q2 is brought, same का same, when Q2 is brought from infinity to point कहाँ तक लाना है उसको, इन्फिनिटी से कौन से पॉइंट तक लाना है, बी पॉइंट तक, कॉमा वर्क डन, कॉमा वर्क डन अगेंस्ट द पोटेंशियल, अगेंस्ट द पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन आपको जो करना पड़ेगा वो किसके, पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको पोटेंशियल मिलेगा, वहां पे जीरो नहीं होगा आपके। ठीक है, अगेंस्ट द पोटेंशियल डेवलप्ड, पोटेंशियल डेवलप्ड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज Q2 इज, ठीक है, कौन से चार्ज के कारण हो जाएगा, ड्यू टू चार्ज Q1। पोटेंशियल जो बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है, डायग्राम ये रहा आपका, ये A है, ये B है, ये Q2 Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R12। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाए, मगर इसके कारण तो इसका पोटेंशियल डेवलप्ड है ना, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से अपोज करने की क्वेश्चन को अब कोशिश करेगा, तो उसके कारण आपको Q2 के कारण पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, तो पोटेंशियल क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, पोटेंशियल एट पॉइंट Q1 के कारण जो पोटेंशियल मिल जाएगा वो आपको कितना मिल जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R12। ठीक है, कितना लिखेंगे, Q1 अपॉन R12। ये किसके कारण है, वेयर R12 क्या है आपका, AB। ठीक है, AB डिस्टेंस को बता रहा है क्या है, R12। ये आपको ध्यान देना है। अपन को निकालना है यहाँ पे वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम कहाँ से उठा के ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू कौन से पॉइंट तक उठा के ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पॉइंट तक उठा के ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे W2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, Q2V। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो W2 कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 1/4πε0। इसके ऊपर वेक्टर लगाना, Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है W2 का। अब क्या करेंगे, W1 और W2 की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में लेके पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन लिख लेते हैं इसको, यहीं पे ऊपर लिखता हूँ, ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रख देंगे ये वैल्यू, तो अपन को क्या मिलता है, इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू लाके रखता हूँ तो W इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू ये लिखी हुई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे रिलीज हो गया है। ठीक है, और इसको आप अगर वर्क की इक्विवेलेंट होता है किसके, एनर्जी के, तो एक लाइन लिख के आप इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लाइन क्या आएगी आपके पास, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड
this work done is stored is the in the form of electrostatic potential energy. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। इसको वर्क पोटेंशियल एनर्जी को आप डिनोट करोगे यू से, वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। एक और इसका फॉर्म आप ये भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू 1/4πε0 Q12 पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मोड के अंदर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आपको ये सब बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो एप्सिलॉन के साथ में क्या आ जाएगा, के और आ जाएगा। तो आप इस सब चीज़ों को आप नोट करते जाइए। और यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो रहा है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।